अध्याय 596 राष्ट्रीय फूल क्या है? बच्चों को पैसे चुराने के लिए शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इतने अच्छे ग्रेड के साथ यदि आप उसे पढ़ने नहीं देते हैं, तो क्या आप देश के भविष्य में देरी नहीं कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बावजूद पुलिस को वास्तव में झोउ लैनफेंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसके जैसी बहुत सी अविवेकी ग्रामीण महिलाओं का सामना किया था, जो झूठ बोलना पसंद करती थीं और बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक प्राथमिकता देती थीं। भले ही शेन मियामियान ने पैसे चुराए हों, लेकिन यह उसके साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण हुआ होगा। केवल कोई अन्य विकल्प न होने पर वह चोरी का सहारा लेगी। पैसे के बिना वह शहर में कैसे रह सकती थी? देश का भविष्य कैसा? झोउ लैनफेंग का दिल गुस्से से दुख उठा, और आखिरकार उसे समझ आ गया कि शेन मियामियान ने आज भिखारी की तरह कपड़े क्यों पहने थे। उन्हें स्थापित करना था। इससे पता चला कि पुलिस इतनी तत्परता से क्यों पहुंची थी। कॉमरेड पुलिस, आप उसकी शक्ल से धोखा खा गए हैं। आम तौर पर वह एक अमीर युवा महिला की तरह कपड़े पहनती है। उसने घर से 2 से 3 हजार युआन चुराए और शहर में इतनी लापरवाही से रहती थी। उसे परवाह नहीं थी कि उसके पिता और मैं जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। उसे खर्च करने के लिए हमें अपने पैसे देने की आवश्यकता क्यों होगी? उद्धरण चिन्ह। घर से 2-3 हजार युआन चुराए? वह कोई छोटी रकम नहीं थी, यह एक बड़ी चोरी थी। बेशक पुलिस इसके लिए झोउ लैनफेंग की बात नहीं मानेगी। प्रश्नाधीन व्यक्ति के उपस्थित होने पर स्वाभाविक रूप से उन्हें दावे को सत्यापित करना होगा। शेन मियामियान, क्या तुमने सचमुच इतने पैसे चुराए हैं? उद्धरण चिन्ह। अंकल पुलिस, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया। वह बकवास कर रही है। हे नान के साथ होने पर मियामियान बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। मेरा परिवार किसान है, मेरी माँ काम नहीं करती है, और मेरे पिता एक ईंट भट्टे पर काम करते हैं और अक्सर उनके पास काम नहीं होता है। हम बचत के लिए 2-3 हजार युआन कहाँ से लाएंगे? 2-3 हजार तो छोड़िए, हमने 200-300 भी नहीं बचाए हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है, तो आप हमारे गांव में जांच कर सकते हैं। हमारा घर अभी भी मिट्टी की ईंटों से बना है। अगर हमारे पास वास्तव में इतना पैसा होता, भले ही हमने घर नहीं बनाया होता, तो हम इसे बैंक में रख देते। इसे कौन रखता? घर। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द तार्किक और वाजिब थे, जिससे पुलिस को लगा कि झोउ लैनफेंग सिर्फ अनर्गल आरोप लगा रहा था। इसलिए उन्होंने शेन जियानहुआ से पूछताछ की। कौन सच कह रहा है, आपकी पत्नी या आपकी बेटी? उद्धरण चिन्ह। शेन जियानहुआ को पूछताछ किए जाने पर दोषी महसूस हुआ। उसने वास्तव में इतना पैसा नहीं कमाया था और केवल सच्चाई से जवाब दे सका। वास्तव में हमारे पास घर पर उतना बचत नहीं है, लेकिन ये सच है कि वह घर से कुछ पैसे ले गई थी। मेरी पत्नी ने उसे अपनी आंखों से पैसे का एक जार ले जाते हुए देखा था। शेन जियानहुआ अपनी पत्नी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। यदि शेन मियामियान ने इतने पैसे नहीं लिए होते, तो वह चाहती कि शेन मियामियान वापस न आए। उसके शब्दों में मुख्य बिंदु को समझते हुए पुलिस अधिकारी ने पूछा, तो आपका मतलब ये है कि आपने अपनी बेटी को पैसे चुराते नहीं देखा, और आपके घर से कोई पैसा गायब नहीं हुआ? उद्धरण चिन्ह। शेन जियानहुआ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वास्तव में यही मामला था, लेकिन अगर उसने इसे स्वीकार कर लिया, तो क्या ये साबित नहीं होगा कि शेन मियामियान ने कोई पैसा नहीं चुराया था? ये सुनकर झोउ लैनफेंग ने उत्सुकता से टोकते हुए कहा, कॉमरेड पुलिस, उसने पैसे चुराए हैं। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। यह मेरे पति द्वारा कमाया गया पैसा नहीं है।
अपनी आंखों से देखा। लड़की ने इसे किसी और के घर से चुराया होगा। मैंने जो पैसा लिया वह मेरी अपनी निजी बचत थी, बस कुछ $, और मैंने पहले ही यह सब खर्च कर दिया है। आप मुझे ट्यूशन और रहने के खर्च के लिए पैसे नहीं देना चाहते हैं। ऐसे झूठ की कोई ज़रूरत नहीं है ना? क्या आपको लगता है कि पुलिस अंकल को मूर्ख बनाना आसान है? शेन मियामियान ने शांति से जवाब दिया, कुछ हजार युआन संपत्ति का एक महत्वपूर्ण नुकसान है। अगर किसी ने इतना पैसा खो दिया होता तो उन्होंने इसकी सूचना बहुत पहले ही पुलिस को दे दी होती। लेकिन हाल ही में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे साबित होता है कि झो लैनफेंग की बातें पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं। केवल शेन मियामियान का स्पष्टीकरण ही समझ में आता है। ये जोड़ा अपने बच्चे के जीवन यापन के खर्च की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। बच्ची का शैक्षणिक प्रदर्शन इतना अच्छा है, फिर भी वे उसे स्कूल जाने से रोकने के लिए ऐसे झूठ करते हैं। अध्याय 597 जन्म का रहस्य। एक स्थिति स्पष्ट करने के बाद पुलिस ने शेन जियानहुआ और उसकी पत्नी की ओर देखा और कहा, हालांकि यह एक पारिवारिक विवाद है, क्योंकि वह शहर की शीर्ष छात्रा है और कम उम्र की है। आपका दायित्व है कि आप उसका समर्थन करें। आपके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए बच्ची घर वापस नहीं लौटना चाहती है, और बोर्डिंग स्कूल उसके लिए सुरक्षा का एक रूप है। आपको नियमित आधार पर उसके लिए रहने का खर्च प्रदान करना होगा। यदि आप कानून नहीं समझते हैं तो हम इसे समझाएंगे आपके लिए थोड़ी देर में। झो लैनफेंग को विश्वास नहीं हो रहा था। इस सारी परेशानी के बाद शेन मियामियान ने सारा पैसा खर्च कर दिया था और अभी भी उससे और मांग रहा था। वह इतनी गुस्से में थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी, और उसने शेन जियानहुआ को एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह वह परेशानी है जिसे आप वापस लाए हैं। क्या आप कुछ नहीं कहने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। शेन जियानहुआ मूर्ख नहीं था। उसे ये भी एहसास हुआ कि पुलिस शेन मियामियान के पक्ष में थी, और उसे घर वापस ले जाना असंभव था। उन्होंने इस बच्चे को इतने वर्षों तक पाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मियामियान ने जो कहा उससे पता चलता है कि उसने सारा पैसा भी खर्च कर दिया था। इतने वर्षों तक उसकी देखभाल करने के बाद अब जब मियामियान को अपनी पृष्ठभूमि का पता चला तो वह उनके साथ संबंध तोड़ने के लिए और भी अधिक दृढ़ थी। उसके द्वारा दी गई कोई भी अतिरिक्त बाल सहायता व्यर्थ होगी। वह अब इतना बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता। ये सोचकर शेन जियानहुआ ने अपने दांत भींच लिए और स्पष्ट रूप से कहा, अधिकारी, मुझे आपसे स्पष्ट होने दीजिए। वह वास्तव में मेरी जैविक बेटी नहीं है। मेरी पत्नी के बच्चे नहीं हो सकते, और मैंने उसे उठाया है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आसपास पूछें। पूरा गांव जानता है मैंने उसे अब तक पाला है, और जहां तक मैं जा सकता हूं, अब से हम अपने पिता बेटी के रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। मैं एक कृतघ्न व्यक्ति का पालन पोषण कर रहा हूं इन सभी वर्षों में, और मुझे किसी भी बच्चे का समर्थन नहीं चाहिए। मैं अब इस बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता, और उसे ट्यूशन या रहने के खर्च के लिए मेरे पास नहीं आना चाहिए। शेन जियानहुआ के शब्दों को सुनकर हे नान की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई, और उसकी नज़र शेन मियामियान पर पड़ी। उसकी आंखों में चिंता थी, हालांकि वह हमेशा एक छोटी लोमड़ी की तरह समझदार और चतुर व्यवहार करती थी। आखिरकार वह सिर्फ 16 साल की बच्ची थी। क्या वह ऐसी खबरें सहन कर सकती थी? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पुलिस को पर्दे के पीछे ऐसे रिश्ते की उम्मीद नहीं थी। वह सोच रही थी कि यह जोड़ा, जो बिल्कुल साधारण दिखता था, इतनी सुंदर और प्रतिभाशाली बेटी कैसे हो सकती है, और फिर भी उसे स्कूल जाने की अनुमति नहीं दे सकता।
उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह बेटियों के मुकाबले बेटों को तरजीह देने का नतीजा है, लेकिन बाद में पता चला कि वह उनकी जैविक संतान भी नहीं थी। आपने उसे उठाया है, लेकिन आप उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। अब जब उसके घर का पंजीकरण आपके पास है, तो वह आपकी बेटी है और उसे पालने की जिम्मेदारी आपकी है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तो आपकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि रिश्ते खत्म नहीं किए जा सकते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेन जियानहुआ और झोउ लैनफेंग दंग रह गए। क्या इसका मतलब ये है कि वे अब उससे छुटकारा नहीं पा सकते थे, क्योंकि शेन मियामियान उनसे चिपक गया था? ये कैसी स्थिति थी? दोनों इतने गुस्से में थे कि वे लगभग धूम्रपान कर रहे थे। उनकी तुलना में शेन मियामियान ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। झोउ लैनफेंग ने अपने पिछले जीवन में अपनी मृत्यु से पहले जो कहा था, उसके कारण वह हमेशा सोचती थी कि वह शेन जियानहुआ की नाजायज बेटी है। लेकिन शेन जियानहुआ की आंखों में देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहा है। क्या उसने ऐसा सिर्फ उसके जीवन यापन के खर्च से बचने के लिए कहा था, या वह सच कह रहा था? इस पर विचार करने के बाद शेन मियामियान ने स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया। तो मैं आपकी नाजायज बेटी नहीं हूँ? उद्धरण चिन्ह। कैसी नाजायज बेटी? शेन जियानहुआ जब भी शेन मियामियान को देखता था तो क्रोधित हो जाता था। मैंने हमेशा एक ईमानदार जीवन जिया है। मेरी एक नाजायज बेटी कहाँ होगी? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने फूट फूट कर कहा, लेकिन माँ ने कहा कि मैं एक बच्चा था जो तुमने दूसरी औरत से पैदा किया था। ये सब उसका पागल अनुमान है। शेन जियानहुआ ने सोचा कि उसने ये झोउ लैनफेंग से सुना है, जबकि झोउ लैनफेंग ने सोचा कि शेन मियामियान ने गलती से इसे सुन लिया था। अध्याय 598 जन्म का रहस्य 2। इस बिंदु तक शेन जियानहुआ अब शेन मियामियान के साथ कोई लेना देना नहीं चाहता था और उसकी स्कूली शिक्षा के लिए भुगतान करने का विचार ही नहीं था। उसे लगा कि इतने वर्षों तक उसका पालन पोषण करना उसके कर्तव्य को पूरा करने से कहीं अधिक है। क्या मैं सचमुच आपकी नाजायज बेटी नहीं हूँ? शेन मियामियान ने फिर पूछा, जिस चीज को वह जाने नहीं दे सकती थी। वह झोउ लैनफेंग का खराब व्यवहार नहीं था, बल्कि उसके कथित जैविक पिता शेन जियानहुआ की उसके साथ हुई हर चीज के प्रति उदासीनता थी। यहाँ तक कि अपनी मरती सांस तक भी उसने उसे कभी सच नहीं बताया। अब जब उसे पता चला कि शेन जियानहुआ उसका जैविक पिता नहीं है, तो शेन मियामियान न केवल दुखी नहीं थी बल्कि उसे वास्तव में राहत की एक असामान्य भावना महसूस हुई। यदि वह उसका जैविक पिता नहीं था, तो उसे किसी पारिवारिक रक्त संबंध के लिए क्यों तरसना चाहिए? मैं तुम्हारे जैसी बेटी कभी नहीं पा सकता, शेन जियानहुआ ने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहते हो? तुम वापस जाओ और अपना घरेलू पंजीकरण स्थानांतरित करो। जो कोई भी तुम्हें लेना चाहता है वह तुम्हें ले सकता है। फिर कभी मत कहना कि तुम मेरी बेटी हो। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, एक पैसे का भी मूल्य नहीं। वह पहले ही उसे पालने में इतने साल बर्बाद कर चुका था, और उस पर एक पैसा भी और खर्च करने से उसके दिल को दुख होता। प्रारंभ में शेन मियामियान के प्रति उनका पैतृक स्नेह काफी हद तक इसलिए था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगी। अब जब चीजें इस स्थिति तक बढ़ गई थीं और उसकी देखभाल करना अब संभव नहीं था, तो वह निश्चित रूप से उस पर एक पैसा भी खर्च करने की उम्मीद नहीं करेगा। अच्छा, अपनी उत्पत्ति की पुष्टि करने के बाद शेन मियामियान दुखी नहीं थी, बल्कि एक नया हल्कापन महसूस कर रही थी। कई वर्षों तक पालन पोषण करने के लिए धन्यवाद। चूंकि आप भी मुझे
अपनी बेटी के रूप में नहीं रखना चाहते। इसलिए मैं पुलिस अधिकारियों के सामने घोषणा करती हूँ कि अब मेरा शेन परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं अपनी ट्यूशन और रहने का खर्च खुद ही निकालूंगी। आपने ये स्वयं कहा था। सुनिश्चित करें कि आप अपने शब्दों से पीछे न हटें। झोउ लैनफेंग ने शेन मियामियान के बयान पर ध्यान दिया। उसे डर था कि वह अपना मन बदल सकती है। अधिकारी, आप सबने सुना, है ना? उसने कहा कि वह नहीं चाहती कि हम जिम्मेदारी लें। शेन मियामियान, तुम अभी भी बच्चे हो। गुस्से में मत बोलो। पुलिस अधिकारियों ने सोचा कि शेन मियामियान अपने माता पिता के बारे में जानने के बाद बस परेशान थी और बिना सोचे समझे बोल पड़ी। एक किशोरी लड़की जो अभी भी स्कूल में थी। अगर उसके माता पिता उसे छोड़ देते तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, शेन मियामियान ने दृढ़तापूर्वक कहा। भले ही मुझे भविष्य में सड़कों पर भीख मांगनी पड़े, मैं उनसे एक पैसा भी नहीं मांगूंगा जब तक हमारे पास आपकी बात है। झोउ लैनफेंग का रवैया शेन मियामियान से पैसे चाहने के उसके पिछले रवैये से पूरी तरह अलग हो गया। अब वह एक बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाकर राहत महसूस कर रही थी। अधिकारी, उसने कहा, वह भविष्य में हमसे पैसे नहीं मांगेगी। तो क्या हम अभी जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। पुलिस अधिकारी, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे और हालांकि अधिकारियों को ये कोई सही समाधान नहीं लगा, फिर भी वे कुछ नहीं कर सके। वे ऐसे पारिवारिक विवादों में केवल मध्यस्थता ही कर सकते थे। अनिच्छा से उन्होंने जोड़े को जाने दिया। युवा महिला, आप अभी आवेगी थीं। आप केवल 16 वर्ष की हैं। यदि वे आपकी देखभाल नहीं करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखेंगी? हाई स्कूल में ज़्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन अपने ग्रेड के साथ आप निश्चित रूप से बीजिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। तब खर्च बहुत बड़ा होगा। आप इसे कैसे संभालेंगे? उद्धरण चिन्ह। अधिकारी, मैं जानता हूं कि आप सभी दिल से मेरे सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखते हैं। शेन मियामियान ने आह भरी। उसकी मुस्कान दुख से भरी थी। वे सिर्फ मेरे पालक माता पिता हैं। अब जब वे मुझे पालना नहीं चाहते, भले ही मैं उनसे चिपका रहूं, अगर वे मुझे पैसे न देने पर अपना दिल लगा लेते हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जब भी मुझे पैसे चाहिए तो मैं पुलिस स्टेशन आ सकता हूँ, है ना? 1 या 2 बार ठीक है, लेकिन अगर ये लंबा खींचता है, एक बार जब उन्हें एहसास होता है कि मुझे पैसे नहीं देने से उन्हें जेल नहीं होगी या उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, तो वे और भी कम डरेंगे। दरअसल उसका लक्ष्य सिर्फ झोउ लैनफेंग और शेन जियानहुआ से मुक्त होना था, जब तक कि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। अध्याय 599 जन्म का रहस्य 3। अब जब उसका लक्ष्य हासिल हो गया था और वह जानती थी कि वह शेन जियानहुआ की नाजायज़ बेटी नहीं थी, तो यह एक अप्रत्याशित बोनस की तरह था। शेन मियामियान के शब्दों से पुलिस अवाक रह गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी कम उम्र का कोई व्यक्ति इतना कुछ जान सकेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह शहर में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकी। यहाँ वह एक युवा लड़की थी जिसके स्कूल में कोई रिश्तेदार नहीं था, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और कोई पैसा नहीं था। उसका अस्तित्व प्रश्न में था। पुलिस शेन मियामियान की भविष्य की भलाई के बारे में चिंतित थी और अनिवार्य रूप से अपना ध्यान हेनान की ओर लगाया, जो घटना की रिपोर्ट करने के बाद से चुप था। ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो उसे इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन उससे निकलने वाली आभा बहुत शक्तिशाली थी, जो स्पष्ट रूप से इंगित करती थी कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। शेन मियामियान के प्रति उनकी चिंता से प्रेरित होकर पुलिस ने हेनान और मियामियान के बीच संबंधों के बारे में अटकलें लगाना शुरू कर दिया।
उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? उद्धरण चिन्ह। मैं ग्राम प्रधान का रिश्तेदार हूँ। उन्होंने मुझे उसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा है, हेनान ने सीधे मुद्दे पर कहा, जिससे तुरंत पुलिस की चिंता कम हो गई और वह मियां का अभिभावक बन गया। मियां ने तुरंत कहा, ग्राम प्रधान को मेरे परिवार की स्थिति के बारे में पता था। उन्हें चिंता थी कि मैं शहर में अकेली रहूंगी और उपेक्षित रहूंगी। उन्होंने हे बिग ब्रदर से मेरी देखभाल करने के लिए कहा। शहर में मेरे समय के दौरान उनकी देखभाल के लिए मैं वास्तव में हे बिग ब्रदर का आभारी हूँ। ये सुनकर कि हेनान झाओ परिवार के ग्राम प्रधान का रिश्तेदार था, पुलिस ने तुरंत अपनी सतर्कता कम कर दी। अपनी सम्मानजनक उपस्थिति और धन के साथ हेनान अब प्रभावी रूप से मियां का अभिभावक था। संभवतः वह उसे रहने का खर्च और ट्यूशन फीस प्रदान करने वाला व्यक्ति था। मैं शहर में एक व्यवसाय चलाता हूँ और काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ। मैं उसके स्नातक होने तक उसकी शिक्षा को प्रायोजित करने की योजना बना रहा हूँ, हेनान ने बिना किसी भावना के अपने इरादे साझा करते हुए कहा। ये सुनकर सभी पुलिस अधिकारियों की आंखें चमक उठीं। हेनान के वादे के साथ मियां की भविष्य की जीवन स्थिति का समाधान होता दिख रहा था। कॉमरेड हे मियां अच्छे ग्रेड वाली एक मेधावी छात्रा है। उसकी शिक्षा को प्रायोजित करना एक ऐसा निर्णय है जिसका आपको निश्चित रूप से पछतावा नहीं होगा। मियां ने भावुक भाव दिखाया और हेनान से कहा, हे बिग ब्रदर, धन्यवाद। कॉलेज से स्नातक होने के बाद मैं निश्चित रूप से आपकी दयालुता को नहीं भूलूंगा। आप मेरे असली भाई की तरह होंगे। ये कहने के बाद उसने चालाकी से हेनान को आंख मार दी। हेनान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। छोटी लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी और जानती थी कि अब उसके साथ कैसे मजाक करना है। पूरे हंगामे के बाद जो कुछ घंटों तक चला और उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला गया। बाहर पहले से ही अंधेरा था। शेन मियां ने आलस्य से हाथ बढ़ाया। अचानक एक अभूतपूर्व राहत महसूस हुई। उसने हेनान की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उसकी आंखों में मुस्कान भरी हुई थी और कहा, हे बिग ब्रदर, अब आप आधिकारिक तौर पर मेरे अभिभावक हैं। हेनान की आंखों में गहरे अर्थ की एक झलक गुजरी। मैं तुम्हें अब से हर महीने एक जीवित वजीफा दूंगा। शेन मियां उसकी बात समझने से पहले क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। हे बिग ब्रदर, क्या वे बातें जो आपने अंदर पुलिस अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए नहीं कही थीं? उद्धरण चिन्ह। ऐसा क्यों लगा कि वह गंभीर था? मैं इन मामलों पर कभी मजाक नहीं करता। वह उस ओर चल दिया जहां कार खड़ी थी। शेन मियां ने पकड़ने की जल्दी की, ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है, और फिर फुसफुसाए, हे बिग ब्रदर, मेरे पास अब पैसा है। स्टो हर महीने अच्छी रकम कमाता है। मुझे आपके प्रायोजन की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मुझे नहीं है। मैं अब थोड़ी अमीर महिला हूँ। मैं एक व्यवसायी हूँ और मैं ईमानदारी को सर्वोपरि महत्व देता हूँ। मैंने पहले ही अपना वचन दे दिया है। क्या आप मुझे इसे तोड़ने के लिए कह रहे हैं? हेनान ने उसकी ओर गंभीरता से देखा, मानो कह रहा हो कि उसकी प्रायोजन से इनकार करना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के बराबर होगा। लेकिन उसे वास्तव में किसी प्रायोजन की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा क्यों लगा कि बिग ब्रदर उस पर अपना प्रायोजन थोप रहा था? अध्याय 600। खाना छोड़ने से आप भूखे नहीं मरेंगे। जब वे बात कर रहे थे, वे पहले ही कार की ओर बढ़ चुके थे और कार में बैठने ही वाले थे कि लू सियुआन अचानक बगल से दौड़ी और चिढ़कर पूछा, क्या सब कुछ ध्यान में रखा गया है? उद्धरण चिन्ह। तुम यहाँ से कैसे निकले? लू सियुआन को देखकर, जो कहीं से बाहर आया हुआ लग रहा था, शेन मियां हैरान था।
लू सियुआन पहले से ही काफी चिढ़ा हुआ था, और उसके सवाल ने उसे और भी कम खुश कर दिया। उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम में पूछने की हिम्मत है। हम इस बात पर सहमत थे कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन किया, मुझे बताया गया कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को भेज दिया है। जब मैं वापस आया, तो आप सभी गायब हो चुके थे। ये जानते हुए कि वे पुलिस स्टेशन में थे, उसने हे नान की कार के पास इंतजार किया और इसमें 2 घंटे लग गए। बाद में, जब उन्होंने शेन जियान हुआ और उनकी पत्नी को उदास चेहरों के साथ बाहर आते देखा, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि चीजें आसानी से संभाल ली गई थीं। लेकिन ये सोचकर कि इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि का उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका मूड खराब हो गया। और सचमुच, भाई पुलिस को बुलाने से पहले उसे सूचित किया जा सकता था। कोई वयस्क उसके साथ श्रेय के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों करेगा? जब पुलिस आई, तो हम चले गए। हम व्यस्त थे और मैं तुम्हारे बारे में भूल गया। मेरा बुरा, पुलिस स्टेशन में। वह लगातार व्यस्त थी और वास्तव में लू सियुआन के बारे में भूल गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी वास्तव में पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर इतने लंबे समय तक इंतजार करेगा। लू सियुआन ने कहा, मैंने अभी तक रात का खाना भी नहीं खाया है, और आपको लगता है कि एक साधारण माफी से काम चल जाएगा? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान ने असहायता से कंधे उचकाए। हमने भी कुछ नहीं खाया है। मैं रविवार को आपके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा। मैं पिछले सप्ताह वापस नहीं गया। मुझे इस सप्ताह घर जाना है। फिर मैं अगले सप्ताह आपके लिए खाना बनाऊंगी। आप खाना नहीं छोड़ेंगे। आप जो भी खाना चाहेंगे, मैं आपके लिए बना दूंगी। अब जब उसे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता चला, तो शेन मियामियान अच्छे मूड में था और लू सियुआन के लिए थोड़ा और धैर्यवान था। यदि कोई और समय होता, तो वह बहुत पहले ही उस पर अपनी आंखें घुमा लेती। ये हुई ना बात। लू सियुआन को आत्मसंतुष्टि महसूस हुई और उसने हे नान पर एक जानबूझकर नज़र भी डाली, मानो कह रहा हो कि मदद की कमी के बावजूद शेन मियामियान को अभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। हे नान ने उसे उदासीनता से देखा और कहा, कार में बैठो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। उसने शेन मियामियान को यात्री सीट पर बैठने का इशारा करते हुए कार का दरवाज़ा खोला। ठीक है, जल्दी करो और अंदर जाओ, देर हो रही है। चलो पहले तुम्हें स्कूल छोड़ देते हैं। शेन मियामियान ने लू सियुआन से आग्रह किया, फिर कार में बैठ गया। अनिच्छा से लू सियुआन कार में बैठ गया और उसने अभी दरवाज़ा बंद ही किया था कि हे नान ने इंजन चालू किया और सीधे स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। तभी लू सियुआन को होश आया और उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया है। एक भोजन चूकने से आपकी मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने नान ने भावहीन होकर उत्तर दिया। लू सियुआन, ये बहुत हृदयहीन है ना? वह अभी भी बढ़ रहा था, उसे कुछ हद तक दुखी देखकर। शेन मियामियान ने धीरे से कहा, मैं कल तुम्हारे लिए अतिरिक्त नाश्ता लाऊंगा। स्कूल का गेट बंद होने वाला है। अब रात के खाने का समय नहीं है। बस सहन करो। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए कि वे दोनों एक ही कार में वापस आएंगे और रात के खाने के लिए एक रेस्तरां में भी रुकेंगे, लू सियुआन को अपने दिल में एक खटास महसूस हुई। उसने बेशर्मी से सुझाव दिया, हम पहले रात के खाने के लिए जाएं तो कैसा रहेगा? सबसे खराब स्थिति में मैं आज रात भाई के सोफे पर सो सकता हूं और कल तुम्हारे साथ स्कूल जा सकता हूं। इससे पहले कि शेन मियामियान उत्तर दे सके, हे नान ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। कोई रास्ता नहीं। क्यों नहीं? लू सियुआन को यह महसूस होने लगा था कि भाई अब वह भाई नहीं रहा जिसकी वह प्रशंसा करता था। भाई वह शेन मियामियान के बहुत करीब आ रहा था।
जिससे दूसरों के लिए ज्यादा सोचना मुश्किल हो गया था। लेकिन उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने का साहस नहीं किया। शेन मियामियान के स्वभाव को जानते हुए, अगर वह भाई हे के बारे में बुरा बोलता तो वह निश्चित रूप से उससे नाराज हो जाती। बहुत देर हो चुकी है, उसे वापस आकर जल्दी सोने की जरूरत है, हे नान ने उदासीनता से कहा।